हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम इंटर स्टेट रिलेशंस के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर डिस्प्यूट्स। द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 empowers the central government to set up a permanent tribunal for the adjudication of a dispute between two or more states in relation to the interstate river or river valley। ठीक है, इसमें ऐसा कह रहा है कि जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ना, उसके अंदर सेंट्रल पावर को ये पावर दी गई है कि वो जो है परमानेंट ट्रिब्यूनल सेट कर सकता है। कोई भी दो स्टेट के बीच में अगर किसी रिवर को लेकर विवाद चल रहा है तो उस पर क्या कर सकता है कि कोई भी एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना सकता है। ठीक है, मतलब सेपरेट टेम्पररी भी नहीं, परमानेंट ट्रिब्यूनल भी बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है कि जो इंटरस्टेट रिवर है और रिवर वैलीज है वो कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल कर रहा है। ऐसा नहीं है ना, देखो इसको तो आप सीधा देखते ही काट सकते हो कि ये बिल्कुल गलत है। अगर देखो, अगर इंटरस्टेट रिवर जो डिस्प्यूट्स वगैरह है या इंटरस्टेट जो रिवर्स है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, इनके बीच में कावेरी जा रही है जिसपे हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है। अगर ये जो रिवर है, जो इंटरस्टेट रिवर है, अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट में होती तो सेंटर थोड़ी ना ट्रिब्यूनल बनाता कि भाई देखो, जब दोनों स्टेट्स के बीच में तो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होगा ना, स्टेट लिस्ट में होगा। ठीक है, वो होगा सेंटर के हाथ में, क्योंकि जब दो पार्टी है और उनके बीच में कुछ विवाद चल रहा है तो उसको कोई तीसरा ही आके सॉल्व करेगा ना यार। अगर इन्हीं के स्टेट्स के हाथ में पावर दे देंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। तो ये तो बिल्कुल आप देखते ही कट कर सकते हो। अगर आप सेकंड एलिमिनेट करोगे तो यू विल लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस कि या तो पहला सही होगा या लास्ट वाला सही होगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक नहीं मतलब आपको बता रही हूँ कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये हट गया। अब देखते हैं थर्ड वाला। नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नोर एनी अदर कोर्ट इज हैविंग जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ये ऐसा कह रहा है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही वाइड है और ये वाला गलत होगा। अब इसको गलत करोगे और इसको ठीक करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो देखो कुछ चीज़ें ऐसे होती है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बहुत सारी पावर दी गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावरफुल दिखाया गया है, ठीक है, बाकी ट्रिब्यूनल वगैरह से। बट कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो कर्टेल की गई है। ठीक है, उसको ज़्यादा पावर नहीं दी गई है। तो यही इसका एक एग्जांपल है, स्पेसिफिकली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो होंगे, मतलब इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होंगे, उस पर सेंटर एक ट्रिब्यूनल बनाएगा, सेंटर ट्रिब्यूनल बनाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, ये स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐसा इतना जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, ना किसी और कोर्ट का होता है। तो ये बात याद करने वाले हैं ना, ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं उनको आपको हाईलाइट कर लेना है कि भाई इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आप इसको बेसिक सा समझ कैसे काट दोगे कि भाई ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट की पावर हटा दी, वो जुरिस्डिक्शन नहीं करेगा तो कौन करेगा, उससे बड़ा तो कोई कोर्ट ही नहीं है, ये वो। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला क्यों गलत है कि ये एक्ट की बात कर रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये परमानेंट ट्रिब्यूनल नहीं है। ठीक है, ये एडहॉक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, टेम्पररी। जैसे मान लो कोई रिवर डिस्प्यूट आ रहा है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कावेरी वाला, तो उसके लिए टेम्पररी ट्रिब्यूनल बनता है। ठीक है, परमानेंट ट्रिब्यूनल नहीं बनाया जाएगा इस एक्ट में। अरे बात समझ में। तो ये ऐसे होता है कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे मेंशन है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बनाओ और ऐसे काम करो। तो उन्होंने ये एक्ट लेकर आए, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, जिसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एक टेम्पररी एडहॉक ट्रिब्यूनल बना सकता है, परमानेंट ट्रिब्यूनल नहीं बना सकता है। ठीक है, परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाना यानी सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल करना है, सच ऐसा कह सकते हो आप इसको। तो ये एक एडहॉक ट्रिब्यूनल बनता है। तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इनमें से बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखो, ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट वर्क फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली। समझ आ रहा है। अब जैसे देखो, एस जयशंकर सर थे, ठीक है, वो फॉरेन सर्विस में थे, वो बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे जब वो इंडियन सर्विसेज में थे। तो सेंट्रल की तरफ से गए हुए थे ना, स्टेट की तरफ से थोड़ी ना गए हुए थे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो गया कि सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, सेंटर को नहीं करती है। ऐसा तो नहीं है ना, वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, फॉरेन सर्विस में भी है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं, जब फर्स्ट गलत हो गया तो या तो ये सही है या ये सही है। अब देखो, दे कैन बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज ओनली बाय द प्रेसिडेंट। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने एस्पिरेंट सीरीज भी देखी होगी ना,
चलो सीरीज में नहीं, उसको छोड़ो आप, बस इतना ध्यान रखो कि इसीलिए आईएएस के पास इतनी पावर्स होती है। जो सर्विसेज में होता है ना, उनको खौफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको सिर्फ तुम सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास अगर ये जो होता है ना, जैसे आपने अभी वो मूवी देखी होगी यार, नाम याद नहीं आ रहा मुझे यार, जिसके अंदर वो सस्पेंड करवाने का कह रहे हैं, मतलब आप कभी भी देखना किसी भी सीरीज में ऐसा नहीं कहते कि नौकरी चल जाएगा, जो भी सस्पेंड करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि जो आईएएस आईपीएस होता है ना, उनको सस्पेंड, मतलब जो इंडियन सर्विसेज में होता है उनको सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। उनको डिसमिस करने के लिए प्रेसिडेंट चाहिए, और प्रेसिडेंट छोटे मोटे जो नेता होता है ना, उनकी बातों में नहीं आता है, तो उनके पास इसलिए जॉब सिक्योरिटी होती है कि ये वाला बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकेंड इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं फिर भी कि इसमें क्या गलत है। एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज अगेंस्ट दीज ऑफिसर्स कैन ओनली बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, कोई भी पेनल्टी या कुछ भी इम्पोजिशन करना है तो वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अगर सिर्फ स्टेट करेगा तो फिर प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्यों पावर दी गई है ना? तो सेंटर का रोल आ गया ना यहाँ पे, तो पता चल गया ये क्यों गलत है। तो हमारा आंसर हो गया बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड देखते हैं, रिवर बोर्ड से रिलेटेड है कि इंडिया में जो रिवर बोर्ड है उनसे रिलेटेड हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। इट इज एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सही बात है, रिवर बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवर जो होती है ना वो इंटर स्टेट में फ्लोइंग होती है ज़्यादातर रिवर्स, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है। इसको रिक्वेस्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 262 में, रिवर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, ऐसे आर्टिकल वगैरह नहीं, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो रिवर बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे। दूसरी चीज़, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट passes a resolution to form a river board which must be passed by a special majority। क्या कह रहा है ये कि रिवर बोर्ड बनाने के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी स्टेट की, वो रेजोल्यूशन पास करेगी। अरे भाई, जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देगी रेजोल्यूशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है यहाँ पे? फिर ये क्यों मेंशन किया है? तो सीधा गलत हो गया सेकंड वाला। अब देखो सेकंड को हटा दो, हमारे पास क्या बचा? देखो फर्स्ट तो ठीक है ही, अब एक थर्ड ही है जो हमें देखना है क्या तो सही होगा या गलत होगा। द रिवर बोर्ड्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। बेसिक सी बात है कि जो रिवर बोर्ड्स एक्ट है वो इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए उनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया ताकि वो रेगुलेट कर पाए इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैलीज को। तो और क्यों बनाएंगे रिवर बोर्ड? एग्जामिनेशन थोड़ी कराएगा रिवर बोर्ड, नाम से समझ आ रहा है ना कि इंटर स्टेट रिवर का ध्यान देगा वो। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो एस्टेब्लिश की गई है बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। ऐसा है क्या? आप ही बताओ। एक सेकेंड, इंटर स्टेट जो काउंसिल है ना वो एक्ट से नहीं आई है। आपने कभी सुना है इंटर स्टेट काउंसिल एक्ट? तो ये एक्ट से नहीं आई है, ये जो है प्रेसिडेंट बना देता है। अगर उसको लगता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना है तो इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट बना देगा, ठीक है, किसी एक्ट से नहीं आया है ये। अरे बात समझ में? इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम, जो मतलब उसको लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में बनाना चाहिए तो बना देंगे। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। उसके बाद में फर्स्ट हटा दिया, इनकरेक्ट बताना है ना हमें, तो यही हो गया फर्स्ट एंड 3। देख लेते हैं पर फिर भी आंसर तो आ गया हमारा। देखो, द प्रेसिडेंट कैन डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय इंटर स्टेट काउंसिल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है प्रेसिडेंट अपॉइंट करा है तो वही बताएगा ना कि तुमको कैसे परफॉर्म करना है, या इंटर स्टेट काउंसिल क्या काम करेगी, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। देखो यहाँ पे कैच ये है कि जो प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट भी कर सकते थे। तो ये जो होता है ये आपको पहचानना होता है एग्जामिनेशन में बैठ के कि प्रेसिडेंट ही करता है या पार्लियामेंट करता है। ठीक है, तो आप इससे अभी जहाँ भी आपके नोट्स है वहाँ आप लिख लेना, इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट, उससे रिलेटेड काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। किसी एक्ट से नहीं आ रहा है, प्रेसिडेंट बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड सही हो गया। थर्ड देखते हैं, द पार्लियामेंट असाइंस द ड्यूटीज टू द इंटर स्टेट काउंसिल एंड प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस विच इट हैज़ टू फॉलो वाइल परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे पार्लियामेंट का दिया इसने, एक सेकेंड, यहाँ पे इस वाले में पार्लियामेंट का दिया है, इसमें भी पार्लियामेंट दिया है। ठीक है, इन दोनों में ऐसे बोला है कि पार्लियामेंट करता है सारे काम। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे मेंशन है प्रेसिडेंट, यानी या तो 1 और 3 साथ में सही होंगे, ये सारे एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये गलत है ना, समझ आ गया 3 क्यों गलत है? क्योंकि पार्लियामेंट को काम दे रहा है कि पार्लियामेंट असाइन करता है ड्यूटीज़ को, और हमने देख लिया कि काम प्रेसिडेंट करता है, तो ये हो गया सही। समझ आ गया कैसे? अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट गलत हो गया हमारा, थर्ड गलत हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट को काम बोला है, पर काम एक्चुअली में कौन करता है? प्रेसिडेंट।
इसका इंटरस्टेट काउंसिल का। 4 देखो, द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड। जो मैंने ऊपर बताया आपको यही कि प्रेसिडेंट को अगर लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में बनाना चाहिए तो वो बनाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरस्टेट काउंसिल इक्वल्स टू प्रेसिडेंट, उससे रिलेटेड काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अरे बात समझ में, तो इसको भूलना नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द ड्यूटी स्पेसिफाइड एंड असाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंटरस्टेट काउंसिल आर, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरस्टेट काउंसिल को जो ड्यूटीज असाइन की है वो इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइसिंग अपॉन डिस्प्यूट्स व्हिच में राइज बिटवीन द स्टेट्स। ये तो बेसिक्स है ना कि भाई इंटरस्टेट काउंसिल, नाम से समझ आ रहा है कि कोई भी दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स है तो उसमें एडवाइस करने का काम करेगा। देखो इसने क्या लिखा है, एडवाइसिंग एंड इंक्वायरिंग। कुछ ऐसे नहीं किया कि ऑर्डर पास कर देगा या ये वो, बेसिक सी चीज़ है, तो इस पर सोचने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो फर्स्ट ठीक है हमारा, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट्स हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है या डिस्कस करना है वो सब्जेक्ट्स इन विच स्टेट्स हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। सही बात है, इसमें कोई डाउट आपको कि वो डिस्कशन करना या उन मैटर्स पे डिस्कशन करना जिसपे स्टेट्स का कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान और यूपी मान लो, अगर यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस हो रही है और इनका कॉमन इंटरेस्ट है और उस पर कोई इनको बात करना है, इनका दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, या जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट है वो तो चलो अलग उसमें आ जाएगा, बट फिर भी कोई एक टॉपिक है जिसपे दोनों को मिलकर बात करनी है, तो वो कौन करेगा? ये काउंसिल हेल्प करेगी उसमें। ठीक है, उस मैटर को डिस्कस करने में। तो सेकेंड भी ठीक है हमारा, सेकेंड तो देखो पहले ही दिया हुआ है सब में, ठीक ही है ये तो। थर्ड देखते हैं, deliberating upon other matters of general interest to the states as may be referred to it by the chairman। ठीक है, कि उन मैटर्स पे काम करना, ठीक है, जो चेयरमैन रेफर करे। पर देखो ये बात ठीक है, इसमें आप बोलोगे कि भाई कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि कुछ गलत हो, ऑफकोर्स वही मैटर पे बात होगी ना जिसपे चेयरमैन बोलेगा, पर ये गलत इसलिए यहाँ पे क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पे क्या मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेन प्री का एग्जाम होता है ना उसमें भी वो इसी बात पे कंफ्यूज करता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पर हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो चेयरमैन बोलेगा उस हिसाब से काम होगा, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया हुआ है ना, तो आप इसको सही नहीं मान सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऐसा स्टेटमेंट ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कांट से दैट दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो ये थर्ड गलत हो गया हमारा। जब हमारा थर्ड गलत हो गया तो हमारा आंसर आ गया बी। पर 4 देखते हैं, मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलर फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एक्शन ऑन इट। बेसिक सी बात है, रिकमेंडेशन देगा, एडवाइस देगा, तो सारी चीज़ों में ना यही लिखा हुआ है, एडवाइस करेगा, इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग, डिस्कसिंग, उसके बाद में मेकिंग रिकमेंडेशन। बस एक यहाँ पे है कि थोड़ा सा फैक्चुअल आ गया कि चेयरमैन रेफर करेगा या जो भी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था यहाँ पे? 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट देखो, इंटरस्टेट काउंसिल फंक्शंस टू इंक्वायर एंड एडवाइस अपॉन इंटरस्टेट डिस्प्यूट। ठीक है, कि इंटरस्टेट काउंसिल और इंटरस्टेट डिस्प्यूट पे इंक्वायरी करती है, एडवाइस करती है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो इसका फंक्शन है वो इन चारों में से किसको डिफाइन कर रहा है, इन चारों में किससे रिलेटेड है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो, सप्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट। ये देखो ये कितना रॉन्ग स्टेटमेंट है। सप्लीमेंट्री देखो, जैसे आपके ना स्कूल में अगर कोई टीचर, जैसे मान लो मैथ्स टीचर एब्सेंट है, ठीक है, तो अपन कहते हैं ना सप्लीमेंट लगाया, दूसरी टीचर आएगी, सप्लीमेंट्री वो है, सप्लीमेंट्री पीरियड है, या सब एक्स्ट्रा शीट दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री शीट्स दे दो तो आपको एक्स्ट्रा शीट्स चाहिए होती है। ठीक है, तो वो ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा फंक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन को बराबर है, उससे कम मान रहे हो आप इसको। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट की जगह या उस हिसाब से कह दो, तो ये सप्लीमेंट्री बहुत ही नेगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पे, तो ये गलत है। ठीक है, सप्लीमेंट्री वो होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को सप्लीमेंट करना, फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाय और कॉफ़ी, तो ये सप्लीमेंट हो रहा है ना, अगर या तो मैं चाय पीऊंगी या मैं कॉफ़ी पीऊंगी, तो ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, कि इसकी जगह पे, सुप्रीम कोर्ट की जगह पे। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद में देखो, अगर फर्स्ट गलत है हमारा तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड तो सही है ही, कॉम्प्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी उसके काम के साथ एडिशन में उसके सोने पे सुहागा, ऐसे कह दो कि उसके काम में और थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना। ठीक है, थर्ड देखो, बाइंडिंग ऑन द डिस्प्यूटेड पार्टीज। ठीक है, जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स है ना, तो वो जो दो पार्टीज होंगी उन पे उनका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा। अगर ये बताओ कि दो पार्टीज पे अगर डिसीजन बाइंडिंग होता, तो ये जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है जो इतना न्यूज़ में रहता है हर साल, इतने सालों से चल रहा है, ये पंजाब हरियाणा में जो रिवर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, तो वो क्या इतने लंबे चलते? एक बार बाइंडिंग होता, उनको कह दिया मान लो, तुम मान लेते, है ना, ऐसा ही होता, पर नहीं हुआ ना।
ऐसे ऐसे जो डिस्प्यूट्स होता है ना, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। हमारी बात समझ में? तो थर्ड गलत हो गया, तो हमारा आंसर आ गया फोर्थ। ठीक है, अब फोर्थ आप सीधा भी कर सकते थे, अगर आपको थर्ड नहीं भी पता है कि बाइंडिंग है कि नहीं है तो आप सीधा देख लो ना, एडवाइजरी नेचर, कॉमन सेंस है। या तो एडवाइजरी, देखो ये चारों ही है ना अपोजिट दिए हुए एक दूसरे से, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, बाइंडिंग, एडवाइजरी, तो आपको पता होना चाहिए एक तो कॉम्प्लीमेंट्री है और एक एडवाइजरी है। अरे बात समझ में? तो ये हमारा आंसर सही हो गया, डी। नेक्स्ट देखते हैं इंटरस्टेट काउंसिल। अगेन हम ऊपर बढ़ गए हैं, प्रेसिडेंट वाला। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या सही है। द रिकमेंडेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल वॉज मेड बाय सरकारिया कमीशन। देखो आता है तो आता है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। वैसे सरकारिया कमीशन ने दी थी रिकमेंडेशन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड बनी थी, तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन पे ही बनी थी और 1983 के आसपास इसको बनाया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी इसने रिकमेंडेशन दी थी इंटर स्टेट रिलेशंस वगैरह के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाया गया था मेनली इसको, और ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सरकारी कमीशन रिकमेंडेड दैट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द इंटर स्टेट काउंसिल फ्रॉम अदर बॉडीज इट मस्ट बी कॉल्ड द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। ठीक है, अब देखो इसमें ना इतना सोचने वाली बात नहीं है। सरकारी कमीशन रिपोर्ट्स देता है कि बहुत हज़ारों के तादाद में पेजेस बनाता है, उस पर अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, तो हर कोई वो रिपोर्ट्स जाके नहीं पढ़ता है, और ये इतना करना भी नहीं है। सिर्फ कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है यहाँ से MCQs वगैरह से, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, बाकी दिल पे नहीं लेना है। अब आपको क्वेश्चन आ गया और आपने सरकारी कमीशन आपको नहीं पता था, तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सरकारी कमीशन बनाई थी 1983 में, बनाई थी सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाई थी। ये तीन बातें ध्यान रखनी है, सरकारी कमीशन, 1983 और सेंटर स्टेट रिलेशंस। बाकी चीज़ें नहीं ध्यान में रखो, एक दो रिकमेंडेशंस ध्यान में रखो, जैसे ये कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाने वाला या उसका नाम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल देने वाला। ठीक है, और इसको जाके पढ़ना नहीं है वहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि सरकारी कमीशन इसलिए बनाया गया था, मतलब सरकारी कमीशन ने रिकमेंड दी थी कि इंटर स्टेट काउंसिल बना रहे हो तो उसको बाकी बॉडी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसका नाम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कर दो। ठीक है, तो हमारा हो गया यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, अगेन इंटर स्टेट काउंसिल पे ही है, वही प्रेसिडेंट वाला जो मैंने आपको बताया था। तो अब देखो, इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263 एज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, मैंने बोला था प्रेसिडेंट बनाता है अब जब उसको लगेगा कि हाँ ऐसी कंडीशन अराइज हो गई है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने बोला था ना 262, तो वो 262 263 के नहीं मैंने 262 रिवर बोर्ड वाला बताया था शायद, रिवर वाला जो था ना वो 262 था। एक सेकेंड लिख दूँ मैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट बनाता है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि बनाना चाहिए अंडर आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल इज प्रेसिडेड बाय द होम मिनिस्टर। ध्यान देना इस चीज़ पे कि अगर प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट है तो उसको प्रेसाइड कौन करेगा? होम मिनिस्टर। ऐसा होता है, एक सेकेंड, ये जो है होम मिनिस्टर वाला ये दूसरी मीटिंग में होता है जहाँ होम मिनिस्टर प्रेसाइड करता है। ये जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह कोई दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर जो खुद प्राइम मिनिस्टर बताएगा वो प्रेसाइड करेगा। ठीक है, जो नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर खुद। ठीक है, वो कैबिनेट मिनिस्टर करेगा। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे कि होम मिनिस्टर ही करना है, कोई दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया। अगर सेकंड गलत हो गया तो हमारा आंसर आ गया, पर फिर भी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ऑल द क्वेश्चंस कमिंग अप फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस। एक सेकेंड, इसमें ऐसा कह रहा है कि जितने भी जो आएंगे ना कंसिडरेशन, जितने भी इनके क्वेश्चंस आएंगे या जो भी डिसीजन वो लेंगे वो कंसेंसस से लेंगे आपस में। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब इंटर स्टेट काउंसिल बनी है तो फाइनल डिसीजन जो होगा वो चेयरमैन ही बताएगा और बाय कंसेंसस बताएगा। ठीक है, 4 देखो, द क्वारम ऑफ द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। ये जो क्वारम है इसमें 10 मेंबर्स होने चाहिए। मतलब देखो क्वारम क्या होता है कि इतने मेंबर आएंगे तब मीटिंग शुरू कर दी जाएगी। हमारा जो टीचर थे इकोनॉमिक्स में, वो मैम कहती थी एक भी बच्चा आ गया, अगर जैसे मास बंक करने का अगर प्लान बना लिया कि सब एब्सेंट हो जाता है मैम नहीं पढ़ाएगी, तो मैम ने बोला था अगर एक भी बच्चा आएगा तो मैं पढ़ाऊंगी। अरे बचपन में तो इतना मास बंक कभी सक्सेसफुल नहीं होता कि एक भी बच्चा नहीं आए, एक बच्चा तो आ ही जाता है। ठीक है, पर बाकी टीचर्स का क्या होता था कि आज तो 10 ही बच्चा आया मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तो ये होता है क्वोरम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कम से कम 10 मेंबर्स आ गए तो वो क्या करेंगे कि भाई स्टार्ट कर देंगे अपनी मीटिंग। ठीक है, तो एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए। तो क्वोरम कितना है? 10 मेंबर्स का। तो हमारा आंसर आ गया 1, 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में है।
तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम। देखो पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि चलो इस क्वेश्चन करते हैं, आ ही जाएगा आगे, बाद में बताऊंगी। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज रिसेंटली क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, बाय एन एक्ट। 1971 में एक्ट आया था, उससे बना था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से, तो ये गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल टू इंश्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये बात ठीक है कि हम बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, पर प्राइम मिनिस्टर, आप ऐसे सोच के देखो, आपको लग रहा है ये कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ का वो होगा, चेयरमैन होगा, नहीं, होम मिनिस्टर होता है ये, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान से देखना, जो मैं ऊपर बता रही थी ना वो यहाँ पे मैं वो चीज़ समझाती हूँ कि जैसे हमने इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ा, ठीक है, तो उसको कौन प्रेजाइड कर रहा है, पीएम। ध्यान देना, इसमें इंटर स्टेट काउंसिल सारे स्टेट्स की बात हो रही है, इसलिए वहाँ पे पीएम प्रेसाइड कर रहा है। ये जैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल भी आता है जिसमें सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है, ये इसमें नॉर्थ वेस्टर्न काउंसिल है, साउथर्न काउंसिल, ऐसे करके मतलब डिफरेंट स्टेट्स की अलग, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे मान लो ये इंडिया है तो यहाँ वाले स्टेट्स की अलग बन रही है, यहाँ के स्टेट्स की अलग बन रही है, यहाँ के स्टेट्स की अलग बन रही है, सेंटर की अलग बन रही है, ऐसे तो अलग अलग ये बनती है। तो उनको जो प्रेसाइड करता है वो होम मिनिस्टर करता है। अरे बात, जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये, ठीक है, तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के, तो इसको होम मिनिस्टर प्रिसाइड कर रहा है। अरे बात समझ में, ऐसे और भी आगे आ जाएंगे क्वेश्चंस, तब देखते हैं। पर यहाँ बी नहीं, और यहाँ पे पीएम लिखा था ना इन्होंने, हाँ, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा नाइदर 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन 10, इंटर स्टेट काउंसिल। देखो कितने क्वेश्चन आए इंटर स्टेट काउंसिल से। इट इज एस्टैब्लिश बाय प्रेसिडेंट, हम देख चुके हैं, आर्टिकल 263, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में इट इज चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर टू एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स, भी ठीक है। अभी बताया मैंने आपको, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बताया था मैंने बोला था प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं, इंटर स्टेट, सारे स्टेट्स की बात हो रही है। तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। 11 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। आर्टिकल 301 एंड 307 डिक्लेयर्स दैट ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। देखो ये तो आर्टिकल 301 में ही मेंशन है, सीधा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 301 से 307 के बीच में मेंशन है कि भाई ट्रेड एंड कॉमर्स या इंटरकोर्स पूरी कंट्री में अगर होना है तो इट शैल बी फ्री, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 301 से 307 के बीच में। उसके बाद में पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, पर ये कहाँ मेंशन है, एक सेकेंड, पार्ट 13 में, ठीक है। तो पार्ट 10 में नहीं है, पार्ट 13 में मेंशन है, तो ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड, इंटर स्टेट काउंसिल मीट्स ओनली 1 टाइम इन अ ईयर, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल मीट्स ओनली 1 टाइम अ ईयर, नहीं भाई, इट मीट्स एटलीस्ट थ्राइस, कम से कम 3 बार तो मिलेंगे वो, ठीक है। अगर इंटर स्टेट काउंसिल बनी हुई है तो कम से कम 3 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, फर्स्ट वाला सही नहीं हुआ, गलत हो गया, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, कंफ्यूज हो गई थोड़ा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड देखो, दीज मीटिंग्स टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड रूम्स एंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैमरा टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अरे यार, कैबिनेट मीटिंग्स थोड़ी चल रही है यहाँ पे, क्लोज रूम्स में क्यों होगी इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग्स, ठीक है। और इतना नहीं है यहाँ पे, जब कोर्ट रूम में जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो रही है वही पब्लिक हो रही है, तो ये तो इंटर स्टेट मीटिंग्स ऐसा कुछ नहीं है, पूरी पार्लियामेंट की मीटिंग्स पब्लिक हो रही है, और इनको क्यों प्राइवेट रखेंगे। तो नाइदर 1 and 2 आए बात समझ में। तो हमारा आंसर आ गया डी। 13 देखते हैं, इनमें से ये बताया है कि इनको कौन चीफ मिनिस्टर चेयर करता है ऑन अ रोटेशनल बेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, नीति आयोग, ये तो कॉमन सेंस ही बात है कि इसको सीएम चेयर नहीं करेगा, रोटेशनल बेसिस पे भी इसको पीएम चेयर करता है, ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी है। दूसरी चीज़, इंटर स्टेट काउंसिल हम इतने टाइम से भड़कते आ रहे हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल यानी सारे के सारे स्टेट्स, पीएम करता है इसको प्रेसाइड, प्रेसिडेंट बनाता है अंडर आर्टिकल 263, इतनी बार कर चुके हैं इसका क्वेश्चन हम, ठीक है। अब बच्चा ये फर्स्ट और 3 तो नहीं है, अब सेकंड है क्या, देखो जोनल काउंसिल जो होता है उसका जो हेड होता है, मैंने आपको बताया था ना, होम मिनिस्टर ईस्टर्न काउंसिल का होता है जैसे, तो इनका जो चेयरमैन होता है वो होम मिनिस्टर होता है,
जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन अलग हो गया, वेस्टर्न जोन अलग हो गया, साउथर्न जोन अलग हो गया, ऐसे। तो ऐसे 5 जोनल काउंसिल है जिसमें 4 तो अलग बने हैं और एक नॉर्थ ईस्टर्न वाली अलग एक्ट से बनी थी, ठीक है। तो इसको हेड करने का काम करता है चीफ मिनिस्टर, इसको होम मिनिस्टर करता है जोनल काउंसिल को। पर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रोटेशनल बेसिस पे इसका वाइस चेयरमैन होता है। ध्यान देना इस चीज़ पे कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन होता है चीफ मिनिस्टर रोटेशनल बेसिस पे की, मतलब जैसे मान लो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और उनका ये जोन है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जैसे मान लो, या फिर कोई जोन है, ये जोनल काउंसिल है ये, तो उस एरिया में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स है उस स्टेट्स के वो वाइस चेयर करेंगे इस काउंसिल को ऑन अ रोटेशनल बेसिस। पर चेयरमैन कौन होगा? होम मिनिस्टर। अरे बात समझ में? तो इसमें होगा नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 14th देखते हैं। The Interstate Water Disputes Act 1956 provides for the establishment of river boards for the regulation of interstate river water. ठीक है, ये ऐसा कह रहा है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड। अच्छा, अगर ये काम इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट कर रहा है, आपको याद है हमने जब शुरू में क्वेश्चन किया था, तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है वो ट्रिब्यूनल बनाएगा, ठीक है। एडहॉक ट्रिब्यूनल्स बनाने का काम है, परमानेंट नहीं, टेम्पररी ट्रिब्यूनल्स बनाएगा। जो रिवर बोर्ड है वो बनाने का काम कौन करता है? रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एक्ट है ना इनका सेपरेट रिवर बोर्ड्स का। तो रिवर बोर्ड एक्ट से बनेंगे, वाटर डिस्प्यूट एक्ट से तो ट्रिब्यूनल बनेगा। डिस्प्यूट आ गया ना, तो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा। रिवर बोर्ड सेपरेट रिवर बोर्ड के एक्ट से बनेगा। रिवर बोर्ड इज एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि प्लीज रिवर बोर्ड बना दो, फिर स्टेट बनाएगा? जी नहीं, बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करता सेंटर किसी से ऐसे, ठीक है। तो ये गलत है, स्टेट रिक्वेस्ट करेगा सेंटर से फॉर द रिवर बोर्ड। तो दोनों इनकरेक्ट बताना है ना, तो दोनों इनकरेक्ट है। 15 देखो, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट टू सेफगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट। बेसिक सी बात है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं पार्लियामेंट्स में बाय पार्लियामेंट टू सेफगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे अभी कोरोना हुआ था तो ट्रेड हो पा रहा था क्या? कोई सेल्समैन आपके घर आया था कुछ बेचने? नहीं होता ना ऐसा। तो पार्लियामेंट इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखो, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम अफोर्डेड बाय आर्टिकल 301। ये कह रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टेट का काम है, जैसे देखो एक होता है स्टेट के खुद के स्टेट के अंदर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। एक पास वाले स्टेट के अंदर मिलके इंटर स्टेट हो रहा है, इस पे जो काम करेगा वो पार्लियामेंट करेगा। पर स्टेट के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका अब थोड़े से एग्जांपल देखो, गुजरात है जैसे, तो वहाँ पे ड्रिंक्स मना है, ठीक है, दारू वगैरह आप नहीं सेल कर सकते हो वहाँ पे, तो रिस्ट्रिक्शंस लगे ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। किसने लगाई? वो सेंटर ने लगाई नहीं ना, स्टेट लेजिस्लेचर ने लगाई। तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, सेकंड वाला गलत है। नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, अच्छा 2 ही क्वेश्चन बचा है, करते हैं जल्दी। देखो कावेरी डिस्प्यूट में कितनी देर से बात करी थी, तो हमें बताना है कि किस किस रिवर के और किस किस स्टेट्स के बीच में है। तो पहला है कि कावेरी डिस्प्यूट जो है, एक सेकेंड, कावेरी डिस्प्यूट कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, सही है। ये कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से आती है, कर्नाटका, तमिलनाडु और फिर पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक वो हुई ना यूनियन टेरिटरी, तो पौंडीचेरी आप ऐड कर लो यहाँ पर चाहे, पर ये सही है स्टेटमेंट। सेकेंड देखो, नर्मदा डिस्प्यूट बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। आपने अभी अगर न्यूज़ सुनी होगी तो वो लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मेरे को अच्छे से तो याद नहीं है, पर नर्मदा, पार्वती और काली सिंध है शायद, ठीक है। तो ये 3 रिवर्स है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हाँ, ये डिस्प्यूट राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। अगर आपको ये बेसिक पता है ना कि ये नदी कौन कौन से स्टेट्स के बीच से जा रही है, तो भी आप इनको ठीक कर पाओगे, ठीक है। थर्ड देखो, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गोदावरी आपको पता है यहाँ से नासिक से ऐसे करके महाराष्ट्र आंध्र ऐसे जा रही है, तो ऑफकोर्स इन दोनों स्टेट से जाती है, तो इन्हीं में होगा डिस्प्यूट। तो ये इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 17 देखो, जोनल काउंसिल आर द स्टेटरी बॉडी एस्टेब्लिश बाय स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 अंडर इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट जो 1971 में आया था ना, वो अलग आया था, उससे सिर्फ एक ही काउंसिल बनाई गई थी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। बाकी के जो 4 जोनल काउंसिल है ना, वो अलग बनाई गई थी, इसके साथ नहीं थी। उसको वो स्टेट मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड रुको, यहाँ बनाती हूँ मैं, रुको। देखो, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है,
1956 में। इसमें क्या हुआ, एक तो यूनियन टेरिटरी का इंट्रोडक्शन हुआ, तो हमारे पास कितने हो गए, 16 स्टेट्स हो गए और 4 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में एक उन्होंने बोला कि भाई यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट कब आया था, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। दूसरी चीज़, इसके अंदर 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी। कितनी बनाई गई थी, 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी। उसमें कौन कौन सी, जैसे एक तो नॉर्थन, एक सेंट्रल, एक ईस्टर्न, एक वेस्टर्न और एक साउथर्न, 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये हो गया 1956 का एक्ट। उसके बाद में हुआ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। उसमें एक सेपरेट काउंसिल बनाई गई नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा वैसे रह गया, बैकवर्ड है, थोड़ा माउंटेन रीजन्स वगैरह है, तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग बनाई गई थी, साथ में नहीं बनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बोल देगा सारे जोनल काउंसिल 6 की 6 एक साथ बनाई गई थी, तो नहीं, 5 अलग बनाई गई थी और ये एक अलग बनाई गई थी। कितनी काउंसिल्स होगी टोटल, 6। अरे बात समझ में। इसके बाद में देखो तो प्राइम मिनिस्टर इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल्स। नहीं, प्राइम मिनिस्टर किसका होता था, मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, क्योंकि उसमें सारे स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइम जोनल काउंसिल यानी अलग अलग जोन्स आ गया, प्राइम मिनिस्टर सारे स्टेट्स को इंडिविजुअली तो चेयर नहीं करेगा, कौन करेगा फिर, होम मिनिस्टर। जोनल काउंसिल को कौन चेयर करता है, होम मिनिस्टर, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उस एरिया का, वो रोटेशनल बेसिस पे, कि आज इस स्टेट का, नेक्स्ट वाली में ये इस स्टेट का, तो रोटेशनल बेसिस पे, ठीक है। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, तो आंसर इज 3। देखते हैं क्या है 3 में। इट हेल्प्स इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड पार्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड्स। सही बात है कि ये हेल्प करता है, ये जो इश्यूज चल रहे हैं ना उनको, देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है, अरेस्टिंग द ग्रोथ, ठीक है। अरेस्टिंग द ग्रोथ यानी ग्रोथ को रोक रहा है, ये अरेस्ट कर रहा है किस चीज़ की, एक तो स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, जैसे हमारा रीजन, जैसे हमारी लैंग्वेज, हमारे पर्टिकुलर ट्रेंड्स, जैसे बोलते हैं हमारा स्टेट, मतलब वो स्टेट्स की साइड जैसे लेता है ना, वो नहीं, इंडिया इज वन, ठीक है, उस हिसाब से। तो उन ये जो एकदम नैरो माइंड होता है ना लोगों का, कि हमारा रीजन है या हमारा स्टेट है, उसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं ये जोनल काउंसिल। तो सही बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 3rd इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर पार्लियामेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।